रोज देश दुनिया के समक्ष कोविड प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आपके आशीर्वचन प्रदान करें। हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री सालेम अहमद जी, बीसी से जुड़े हुए हमारे तमाम साथी महेश जोशी जी, अमीन खान जी, मेवाराम जी जैन, मदन प्रजापत जी, पद्माराम जी, रामलाली जाट, रफीक खान साहब, आदरणीय गायत्री त्रिवेदी जी, आलोक बेनीवाल जी, मेयर साहिबा मुनीष गुजर जी, सोमिया गुजर जी, राजीव अरोड़ा जी, प्रसन्ना शर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी नीरज आर्य जी, अखिल अरोड़ा जी, कुलदीप राका जी, कुंजीला जी मीना, भवानी देता जी, वैभव गलेरिया जी, सिद्धार्थ महाजन जी, सुधीर शर्मा जी, जो हमारे आज जिन्होंने जिनके बदौलत ही प्रोग्राम संभव हो पाया और जिन्होंने आगे बढ़ कर के राजस्थान के अंदर जो इस भयंकर जो जंग लड़ी जा रही है कोरोना से, कोविड-19 से, उसमें भागीदार निभा रहे हैं अनिल अग्रवाल साहब, प्रशांत जैन साहब, सुकेत सिंगल जी, के श्रीकांत जी और हमारे तमाम कलेक्टर जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं, पीएमओ सीएमओ से जुड़े हुए हैं, अधिकारीगण जुड़े हुए हैं और ये वीसी ओपन रखी पब्लिक के लिए भी। तो हमारे कई साथी जो प्रदेश के हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा और सारी बातें बहुत विस्तार से हो चुकी है। 7 लोकार्पण संभव हुआ क्योंकि टाइम पे सब काम पूरे हो गए। ऑक्सीजन प्लांट के भी, वेदांता फील्ड हॉस्पिटल का भी, देताड़ी गड्ढा रोड का सीएचसी का भी ऑक्सीजन प्लांट लग गए। आप जैसलमेर में भी, जयपुरिया अस्पताल जयपुर में, एचएसबी सैटेलाइट हॉस्पिटल अम्बा माता उदयपुर में, के सैटेलाइट हॉस्पिटल श्रीनगरी उदयपुर में, एमजी हॉस्पिटल्स कैंपर भीलवाड़ा में, शिलान्यास हुए हैं बाड़मेर मॉड्यूलर ऑपरेशंस थिएटर मॉडर्न पोस्ट जेएसडब्ल्यू एनर्जी द्वारा, ऑक्सीजन प्लांट राजकीय चिकित्सालय में बाड़मेर में शिक्षा विभाग द्वारा, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर यूआईटी द्वारा, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चिकित्सालय बाड़मेर हिंदुस्तान पेट्रोलियम और एचआरआरएल द्वारा, ऑक्सीजन प्लांट 2 राजकीय नाटा अस्पताल में नगर परिषद द्वारा। ये इस बार जो माहौल बना है उस पर मैं कहना चाहूँगा कि कोविड की लहर जो पहले आई थी तब शुरुआत हमने ये करी कि तमाम क्योंकि बहुत बड़ी चैलेंज सामने आ गया था कि पता नहीं दुनिया भर के अंदर जो घातक महामारी का प्रकोप शुरू हो चुका है और राजस्थान में जैसे कहा गया जैसलमेर से ही एक पेशेंट आया था इटली से, फिर वो जयपुर आए, फिर दिल्ली गए, तो उस मार्च 20 से ही प्रारंभ हो चुका था। तो हमने इसका मुकाबला करने के लिए सब पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से बातचीत करी, धर्म गुरुओं से बातचीत करी, रिटायर्ड डॉक्टर्स से बातचीत करी, एनजीओ से एक्टिविस्ट से बातचीत करी, सबको इन्वॉल्व किया। उसका नतीजा ये रहा कि दानदाता इंडस्ट्री के जो सीएसआर फंड वाले हैं उनसे तो नौबत बाद में आई, पर जब पहली बार शुरुआत करी तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त में पहली लहर आई थी पर ऐसी घातक नहीं थी, दूसरी आई। फिर भी लोगों ने
लॉकडाउन लग गया था तो लोगों में एक ऐसी भावना पैदा हो गई, पूरे प्रदेशवासियों ने, एनजीओ ने, दानदाताओं ने, तमाम संस्थाओं ने मिलकर के जो एक दूसरे की इमदाद करी, मदद करी, चाहे वो खाना बना हुआ हो, चाहे वो सूखे राशन के किट्स हों। सरकार की तरफ से भी हम लोगों ने लाखों लोगों को 1,000 रुपये, 1,500 रुपये पर मंथ देना शुरू किया, 35 लाख लोगों को। राशन की दुकान में धान की व्यवस्था करी, पर ऐसा माहौल बन गया सब एक दूसरे को सेव कर। हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, वो सिद्ध कर दिया प्रदेशवासियों ने उस वक्त में भी। तो उस वक्त ना ऑक्सीजन की ऐसी कोई चुनौती थी सामने, ना दवाइयों की कमी थी, बल्कि बेड खाली पड़े रहे। हमारा आईसीयू बेड, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, वो माहौल भी था उस वक्त में। और इस बार जो जिस प्रकार लहर आई अचानक की और गांव तक पहुंच गई, पिछली बार गांव में नहीं पहुंची थी। जो लोग कोई प्रवासी आए थे इक्के दुक्के, वो खाली गांव तक पहुंचे थे। इस बार तो गांव में कोरोना पहुंच गया, गांव से लोग आ रहे थे तो बहुत सीरियस होकर आ रहे थे। ऑक्सीजन इतने बेड भर गए पेशेंट से, पॉजिटिव के लिए इतने आने लग गए कि पूरे देश में हाहाकार मच गया ऑक्सीजन को लेकर के, दवाई रेमडेसिविर को लेकर के। और जो मीडिया में भी और जो सुनते थे जिस रूप में, सब लोग चिंतित हो गए। उसका मुकाबला करने के लिए जिस प्रकार से आज जो मैंने नाम पढ़े आप सबके, मैं आप सबको शुक्रिया अदा करूंगा कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हो। ऐसे वक्त में सबको मिलकर ही चलना पड़ता है। हालांकि कई बार शिकायत हो जाती है आपस के अंदर भी, वैक्सीनेशन को नीति को लेकर हो जाती है, ऑक्सीजन को लेकर शिकायत हो जाती है, टाइम पे दवाएं सप्लाई नहीं हुई, अभी ब्लैक फंगस की नहीं हो रही है तो आरी में ट्वीट किया। ये छोटी मोटी शिकायतें कह दीजिए या फीडबैक कह दीजिए, वो होता रहता है। तो बाई एंड लार्ज ऐसे वक्त में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर चले, देश के अंदर, राज्यों के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सरकार के साथ मिलकर चलें, और जितने भी एनजीओ हैं, भामाशाह है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबका सहयोग मिले तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहता है और वो उनका हौसला बुलंद रखना बहुत आवश्यक है। उसी से हम लोग जंग जीतेंगे, उसी से लोग हमारी बात मानेंगे। अभी लॉकडाउन लगा है तो लोगों ने माना, दूसरी बार लॉकडाउन लगा पर लोगों ने माना और उसके कारण से ग्राफ नीचे आया। धीरे धीरे जो संख्या बढ़ रही थी पॉजिटिव केसेज की वो बहुत कम हो गई, मृत्यु दर कम हो गई, रिकवरी रेट अच्छी हो गई, वापस 90+ हो गए, पहले हम नीचे आ गए थे। तमाम तरीके से मैं देखूँ तो जिस प्रकार का सहयोग सबका मिला, उसके कारण से हम लोग इस स्थिति में पहुँचे कि स्थिति कंट्रोल में रही। गांव से लोग आए तो अभी हरीश चौधरी जी कह रहे थे, रघु शर्मा जी कह रहे थे, ILI के जो सर्वे करवाया गया गांव गांव में, झाड़े तक में लोग गए, दवाइयों के पैकेट पहले ही दे दिया एडवांस में उनको। उनका जो प्राइमरी टेस्ट हुआ, मालूम पड़ा कि ये करीब 16 लाख ऐसे निकले जिनको सिम्टम्स थे थोड़ी बहुत भी, खांसी के, जुकाम के, उनको अलग किया गया, उनके लिए अलग व्यवस्था करी गई। तो स्वास्थ्य विभाग में रघु शर्मा जी कह रहे थे, अभी रघु शर्मा जी रात दिन लगे रहे इस काम में, पर जिस रूप में इनके नेतृत्व में पूरा विभाग लगा रहा, जिस प्रकार से हमारे तमाम MLA और जनप्रतिनिधि लगे रहे, अधिकारी लगे रहे, मैं समझता हूँ कि उसके कारण से स्थिति काबू में रही। और राजस्थान भर में हमने सबसे बड़ा काम ये किया, एक बार नहीं 2 बार सर्वे हो चुके हैं राजस्थान भर के गाँव तक में, तीसरी बार कई जगह शुरू हो गया है। अब हमारी जो आगे की योजना है वो ये रहेगी कि किस प्रकार ये तीसरी वेव की जो बात हो रही है उसको लेके हम कैसे सब सेंटरों, PSC, CSC को मजबूत करें। वो काम शुरू भी हो गया है।
कुछ एमएलए फंड से हो गया, कुछ सरकार लगाएगी। पर हम चाहेंगे कि अच्छा बच्चों की प्रॉब्लम आ रही हो, जो सुनते हैं बच्चों में इस बार ज़्यादा घातक रोग होगा, तो बच्चों के लिए भी जियो न्यू आईसीयू बनते हैं उनके लिए, निको और पिक्को, जो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आईसीयू होते हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि व्यवस्था हो, बड़े अस्पतालों में भी हो, और जगह जहाँ संभव उनको करना चाहिए, जिससे कि कैसी भी स्थिति आए हमारे सामने हम उसको मुकाबला कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि अगर सेकेंड वेव को हमने मुकाबला कर लिया ढंग से, क्योंकि कई तरह की बातें चलती है, दुनिया भर के मुल्कों से जो अनुभव प्राप्त करते हैं, कई जगह सेकेंड और थर्ड वेव साथ में आ गई, वो भी संभावना हो सकती है, पता नहीं पड़ता है। जब अचानक ही 15 अप्रैल के आसपास में राजस्थान में देखा, देश के अंदर अचानक ही लहर इस प्रकार उठी है, पहले खाली महाराष्ट्र की बात सुनते थे, फिर अचानक ही पूरे देश के अंदर संख्या एक साथ बढ़ने लग गई, तो लहर इस प्रकार आती है। अब ये थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, आगे तो कोई सितंबर अक्टूबर की बात करता है, कोई कहता है कि सेकंड थर्ड वेव साथ हो जाती कई बार। ये तमाम बातें ऐसी है जो किसी को नहीं मालूम है। अब ये नया ब्लैक फंगस आ गया, उसकी दवाई नहीं मिल रही है, बड़ी चिंता लगी हुई है। उसमें आंखें के ऑपरेशन नहीं, आंखें निकालनी पड़ती है, उनका जबड़ा निकालना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ये बहुत खतरनाक रोग आ गया है। मैंने मालूम करने का प्रयास किया दुनिया के मुल्कों में, अनिल अग्रवाल जी को ज़्यादा मालूम होगा कि दुनिया के अंदर मुल्कों में ये ब्लैक फंगस नहीं है, तो खाली हमारे मुल्क में क्यों आया, इसकी रिसर्च होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को हम लिख रहे हैं कि भाई आप रिसर्च तो करवाओ, ये हिंदुस्तान के 8-10 राज्यों में ज़्यादा क्यों आ गया, ये दुनिया में क्यों नहीं है ऐसी ब्लैक फंगस वाली बात आई, क्या कोई कहीं गलती हुई है हमारे यहाँ देश के अंदर, स्टेरॉइड ज़्यादा दे दिए गए, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि उससे शुगर बढ़ जाती है, उसके कारण हो गई। उसका मानना है रेमडेसिविर दवाई नहीं थी, तो लोगों ने ज़्यादा, डॉक्टरों ने भी ज़्यादा दे दिया, स्टेरॉइड दे दिया। कुछ और तरह के कई किस्से गाने सुनते हैं। तो ये तमाम बातें जो है खाली सुनते हैं, ये तय तक जाना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में मरीज ज़्यादा बढ़ नहीं जाए। तो ये तमाम बातों के बीच में हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरा देश समझ चुका है, चाहे सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो, वो सब समझ चुकी है, सब लोग लगे हुए हैं। और जिस रूप में दबाव दे रहे हैं हम लोग सब मिलके केंद्र पे भी कि आप फ्री वैक्सीन करो, बच्चों के लिए भी, सबके लिए। आज तक वैक्सीन का इतिहास रहा है, फ्री वैक्सीन ही होती है मुल्कों के अंदर। देश के अंदर भी 5-6 वैक्सीन चलती है, पोलियो सहित सब फ्री है। पता नहीं क्यों इस बार 18 प्लस के लोगों के लिए केंद्र ने नीति बना दी, उसकी बहुत आलोचना भी हो रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दबाव सब राज्य सरकार मिल के देवे। सुप्रीम कोर्ट भी गए हम लोग, क्योंकि वो भी पिक्चर में आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। कल भी मुकदमा, कल भी सुनवाई हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं सरकार को ये आपने क्यों किया, अलग अलग रेट कर दी। 600 रुपये प्राइवेट के लिए, 300 रुपये सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और 150 रुपये भारत सरकार के लिए। ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये बातें चलती जाएगी। पर मैं इस मुबारक मौके पर, जब इतने उद्घाटन और लोकार्पण हो गए हैं, तो मैं खाली जिन जिन ने सहयोग किया है, चाहे JSW हो, अनिल अग्रवाल जी तो खैर पहले से ही लगे हुए हैं, और MD सिक्योर मीटर्स सुकेत सिंगल के श्रीकांत जी को, राजीव अरोड़ा जी को, प्रशांत जैन जी को, तमाम को मैं धन्यवाद दूंगा। और भी साथी जो ठीक कहा अनिल जी ने, अनिल अग्रवाल ने ठीक कहा, चाहे वो दानदाता छोटा हो या बड़ा हो, उसका मान सम्मान करना समाज का कर्तव्य होता है। और समाज जब सम्मान करता है तो मैं समझता हूँ कि और लोगों को प्रेरणा मिलती है। ये परंपरा हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि जितना सम्मान करेंगे उतना ज़्यादा नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी
प्रदेश की भी महान परंपराएं हैं, या तो पूरे जो देश भर की जो इकोनॉमी है आज उस संभालने वाले हैं तो राजस्थान के लोग हैं। अनिल अग्रवाल जी को तो है ही है, उसके अलावा जितने बड़े घराने हुए हैं, चाहे बिरला, बांगड़ या पोदार, सिंघानिया, अग्रवाल, गोयनका, बड़े बड़े घराने हुए, वो आज भी देश की इकोनॉमी को संभाले हुए हैं। और हमें गर्व है कि वो सब राजस्थान निकले हैं। और राजस्थान प्रवासी भी जो देश भर में फैले हुए हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। अभी हमने बात करी दुनिया भर के डॉक्टरों से जो राजस्थान के लोग हैं, इतना अच्छा लगा, उनको अच्छा लगा। पर दुनिया भर में और देश भर में जो हमारे राजस्थान के लोग हैं, उनकी एक खासियत रही है कि अकाल में, सूखे में, तकलीफ में वो लोग आते हैं, गांव में अपने गांव जाते हैं। कई लोग तो शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, अकाल सूखे में गायों की मदद करना है, चारे का प्रबंध करना है, इमदाद करते आए। ये मैंने 40 साल 50 साल का मेरा अनुभव है। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान का बॉन्ड मजबूत रखते हैं राजस्थान के जो प्रवासी हैं। वो अनिल अग्रवाल जी तभी बोल रहे थे तो खुले रूप में कह रहे थे कि उनके पेरेंट्स ने भी उनको हमेशा ये मैसेज दिया, ज़िंदगी के अंदर जितनी सेवा कर सको करनी चाहिए। तो उनसे तो हम क्या मांग करें, वो तो खुद आगे बढ़ के, ये नंद घर हो चाहे वैक्सीन की बात, तो उन्होंने पूना वाले खुद ने पहले कर ली थी बुला करके। मैं चाहूँगा कि वो बात उनको कायम रखें आगे भी, जिससे कि जरूरत पड़ने पर, पता नहीं सरकार क्या नीति बनाई है केंद्र सरकार, अगर वो नीति चेंज करती है, जो मुझे लगता है हो सकता है वो खुद भी अपनी पॉलिसी चेंज करके फ्री मेडिसिन की घोषणा कर दे। मुझे उम्मीद है अभी भी, क्योंकि वही रास्ता, सही रास्ता देश के अंदर है, सरकार के हित में वही है। एक सा फैसला सबके लिए हो, एक सा वैक्सीनेशन का प्रोक्योरमेंट है वो भारत सरकार करे सबके लिए, वो बांटे। फिर जैसे दवाई बांटी है, ऑक्सीजन बांटा है, उसी ढंग से चाहे प्राइवेट को देना है चाहे राज्यों को देना है, सब काम वो करे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार, अभी सुप्रीम कोर्ट भी इंटरव्यू कर रहा है और मेरे ख्याल से चर्चा भी चल रही है केंद्र सरकार में, उम्मीद करते हैं कि जल्दी फैसला होगा। पर जो अनिल अग्रवाल जी ने एक बात कही, जो कॉरिडोर बना के पोर्ट से जोड़ने की, ये बात तो बहुत लंबे अरसे से हम सुन रहे हैं। और इसमें मेरे ख्याल से सरकार भी इसमें बातचीत करेगी केंद्र सरकार से, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से मैं सुन रहा हूँ, मुझे 25-30 साल से। जैसे अनिल अग्रवाल जी ने कहा, हरीश चौधरी जी बात कर रहे थे, ये बात उड़ती रहती है। मैं धीरूभाई अंबानी जी से मिला था कोई जमाने में 20 साल पहले, तब भी वो भी यही बात कर रहे थे। उनकी नॉलेज में था कि यहाँ पे कुछ समुद्र का यहाँ तक का रिश्ता बनना चाहिए बाड़मेर जिले का। तो मेरा मतलब कहने का है कि ये बात तो इतना बड़ा पैसिस प्रोजेक्ट होगा, ये तो जब तक भारत सरकार खुद आगे नहीं आएगी तो ये बात संभव ही नहीं होती है। पर ये इस पर विचार करना चाहिए। राजस्थान रेगिस्तान इलाके हैं, अकाल सूखे पड़ते रहे हैं, अब तो कुछ चेंजेस हुआ क्लाइमेट भी। पर राजस्थान जैसे प्रदेश में तो जैसे ये JSW आ गया, क्योंकि केन आने के बाद में तो फिर ही बदल गई पूरे बाड़मेर की, तेल निकल गया, उसके कारण रिफाइनिंग लग रही है। और गैस की खोज भी मेरे ख्याल से केन एनर्जी कर रही है, सांचौर तक जा रही है, जालोर तक, जैसलमेर, बाड़मेर। पता नहीं आने वाले वक्त में, वो ठीक कह रहे थे अनिल अग्रवाल जी कि मिडिल ईस्ट की तरह ही किस प्रकार से ये आने वाले वक्त में एरिया बन सकता है। और उसकी झलक तो मैंने लग गई अभी से ही, किस प्रकार से इकोनॉमी चेंज हो गई और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने लग गए। मैं समझता हूँ कि रेगिस्तान के इलाकों का भी भविष्य उज्जवल है, चाहे वो बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, जो सबसे डिफिकल्ट एरिया माने जाते थे। पूरे मारवाड़ के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत बदलाव आ गया है। और पोटाश जो है वो भी हनुमानगढ़ से बीकानेर की तरफ है। पोटाश हिंदुस्तान में सिर्फ यहाँ राजस्थान में ही है। अभी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, करोड़ों में खर्च होते हैं। जिस दिन पोटाश निकल गया, जैसे अनिल अग्रवाल जी जब कभी आते हैं राजस्थान में,
तो पोटाश की बात जरूर करते हैं। और माइंस एंड मिनरल्स की बात करते हैं कि इतनी खनिज संपदा छिपी हुई राजस्थान के अंदर है, अगर ढंग से दोहन हो उसका तो राजस्थान बहुत आगे बढ़ सकता है और पूरे देश को उसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी बदल जाती है ऐसे माहौल के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो इस प्रोग्राम के अंदर जो भूमिका निभाई आप सबने, उसके लिए मैं बारंबार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम भामाशाहों का भी। और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप निश्चिंत रहें। जिस प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हम लोग बचपन में देखते थे कि जोधपुर, जयपुर, बीकानेर 2-3 मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी, उदयपुर। आज अगर 11-12 तो हो चुकी है और 33 जिले में अगर सपना देख रहे हैं, 30 तो उसमें सेंक्शन हो गई। भारत सरकार से भी हमने जो सेंक्शन करवाई है, तो आधा पैसा करीब 40% मेरे ख्याल से पैसा भारत सरकार, 60% भारत सरकार देगी, तो 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्वास्थ्य मंत्री बैठे, मैं ठीक बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से। तो अगर इस प्रकार से मिलके हम लोग कर रहे हैं, 3 बच गए हैं, राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालोर। और अभी आपने देखा स्वास्थ्य मंत्री जी की मंशा क्या है, तो कौन कोई रास्ता निकलेगा। तो हम चाहेंगे कि तमाम जिलों में राजस्थानी मेडिकल कॉलेज खुल जाए, क्योंकि अभी इसने कोरोना की जंग ने पूरे विश्व के अंदर, दुनिया के मुल्क तो हेल्थ सर्विसेज को लेके पहले से ही अपने बजट में प्रावधान ठीक करते होंगे, पर हमारे मुल्क में भी अब समय आ गया है कि डेवलपिंग कंट्री को भी और बैकवर्ड कंट्री को भी ध्यान देना पड़ेगा हेल्थ सर्विसेज पे। उनको बजट का पोर्शन बढ़ाना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर के अंदर। अगर केरला के अंदर आज गांव-गांव जाएंगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा मजबूत मिलेगा, नर्सेज वहाँ की है, डॉक्टर वहाँ बैठते हैं गाँव के अंदर, दूरियाँ नहीं ज़्यादा गाँव के बीच में वहाँ पर, तो संभव है। यहाँ पे अभी रूपलाल जी कह रहे थे कि किस प्रकार से बाड़मेर की स्थिति है, तो आप सोच सकते हो कि दूर ये गांव, एक गांव ढाणी है, मिला के 25, 30, 40 किलोमीटर होना भी बड़ी आसान काम है। ऐसे इलाकों में रात दिन का फर्क है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब मिलके राजस्थान में भी गांव तक सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी मजबूत हो। हमने विधायक गणों से भी कह रखा है कि वो सीएचसी, पीएचसी मजबूत करे, सरकार भी उसमें प्रायोरिटी देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बन जाए हेल्थ सर्विसेज का। ये आज की आवश्यकता भी हो गई है। इस कोरोना के अंदर लोगों का मानस बदल दिया है, सोच बदल दिया है, रहने की स्टाइल बदल दी है, सिंपलिसिटी आ गई है आम लोगों के अंदर भी। तो मैं समझता हूँ कि इस कोरोना से हमें कई बातें सीखने को मिली है और हम मिलके कैसे मानव को बचाएं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि ये हमारे लिए जंग ऐसी है जहाँ हमारा धर्म सिर्फ इंसानियत है। आगे कौन जाति का है, कौन धर्म का है, कौन विचारधारा का, हमें कोई मतलब नहीं। ये भावना सब में होनी चाहिए, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, तब जाके जंग लड़ी जाएगी और जीती जाएगी। यही कहता हूँ मैं अपनी बात। रघु शर्मा जी को, इनके विभाग के तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हम सबको मौका दिया, ये प्रोग्राम हम सब शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।